हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है घर का वैरागी। मना मना कर थक गई थी कनकलता। पति पर उसके मान मनोबल का कोई असर नहीं हुआ तो उसने हरि किशोर जी को, जिन्हें 25 वर्षों से अपना मुंह बोला भाई बना रखा था, बुलवा भेजा। प्रथम तो हरि किशोर जी ने कनकलता को ही उसके पति के हठी स्वभाव के कई प्रसंग याद दिलाने प्रारंभ कर दिए। फिर कनकलता के मुख पर तीर आई निराशा को सहलाते हुए बोले, तुम्हारी खातिर एक बार बात करके देखता हूँ। मेरी समझ से तो तुम दोनों को अब बेटा के पास ही जाकर रहना चाहिए। आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, कल तुम्हें भी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आखिर बुढ़ापा बिना बच्चों के सहारे के बिताया जा सकता है क्या? जवानी में पेड़ लगाए जाते हैं ताकि बुढ़ापा उसकी छाया में काटा जाए। मुझे देखो, जिंदगी भर मेरे इशारे पर परिवार के सब सदस्य नाचते रहे, आज मैं अपने बेटे के इशारे पर रेंगता हूँ। हस्तांतरण तो करना ही पड़ता है। धन दौलत घर गृहस्थी के साथ परिवार का नेतृत्व भी हस्तांतरित हो जाता है, और ऐसे ही होता है घर में रहकर वानप्रस्थी होना। इसे जो जितना पहले स्वीकार कर ले वही सुखी। भाई साहब, मैं तो सब समझती हूँ। गलत स्थान पर अपने विचार बिखेरने के एहसास से झेंपते हुए हरिकिशोर जी बोले, ठीक है, आज ही मैं उनसे मिलूँगा। वे हैं कहाँ? और कहाँ रहेंगे, हरिद्वार के कोई सन्यासी आए हुए हैं। कल से ही न खाना न पीना, उन्हीं की जी हुजूरी में लगे हैं। दिल्ली से बहू की 3-3 चिट्ठियाँ आ गई हैं। कल तो तार भी आया है। बहू का 8वां महीना लगा है न, अब तो किसी समय भी। कनकलता के चेहरे की झुर्रियों में तनाव आ गया था। मोहन बाबू के वंश वृक्ष की नई कोपल को प्रस्फुटित होते देखने की प्रफुल्लता के कोमल किसलियों को दूसरे ही क्षण रोन दिया था पतिहट के एहसास ने। आनंद, चिंता और भय मिश्रित भाव में डूबती उतराती कनकलता को हरि किशोर जी ने आशा बंधाई। मैं गांव के 3-4 बुजुर्गों को लेकर उनके पास जाता हूँ, मानेंगे कैसे नहीं। देखना, सन्यासी जी भी हमारा ही साथ देंगे, उनकी सलाह तो मानेंगे न। कनकलता भावाती रेत में एक बच्ची की भांति हरि किशोर जी की बाहें पकड़कर झकझोर गई। भाई साहब, अभी जाइए न, मान गए तो आज शाम की ट्रेन से ही निकल जाएंगे हम लोग। वे लोग हमारी राह देख रहे होंगे। मैंने तो सब सामान तैयार कर लिया है। पुराना सरसों का तेल, मधु, कजरोटा, अजवाइन, पुराना चावल, मूंग मसूर की दाल सब बांध लिया है। पुरानी धोतियाँ भी धुलवा कर रख ली हैं। हरि किशोर सिंह कनकलता के चेहरे पर नज़र टिकाए उसकी बेसब्री माप रहे थे। उनके होठों तक एक सीख उभर आई। कनकलता जी, ये सब सामान पुराने हो गए, शहरी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी बहू अपने बच्चों को सरसों का तेल नहीं मलने देगी। काजल लगाने के लिए भी अब डॉक्टर मना करते हैं। उन्होंने अपनी सलाह को होंठों के बीच मसल दिया। रंग में भंग हो जाता बोले, अभी जाता हूँ। पति के लिए खाना बनाकर देर रात तक इंतजार करती कनकलता की आंखें न जाने कब लग गई। दरवाजे पर पड़ी आराम कुर्सी पर ही निडाल पड़ी पत्नी को मोहन बाबू ने जगाया। उठो तो, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली चलना है। आखिर तुमने गांव में पंचायत बैठा ही दी। पति की शिकायत की परवाह किए बगैर कनकलता उनके खाने की व्यवस्था में जुट गई। उन्हें खिला पिलाकर सुला दिया। स्वयं रात भर छोटी मोटी चीज़ें संभाल संभाल कर रखने लगी। अपने कपड़े, पति के कपड़े, उनके अन्य सामान जुटा जुटा कर एक स्थान पर रखती थक गई कनकलता। आराम करने के लिए बिछावन पर लेटी ही थी कि उसे याद आया, 1-2 सामान छूट ही गए थे। लेटते उठते सवेरा हो गया। सुबह उन्हें विदा करने वालों में हरि किशोर जी और उनकी पत्नी अग्रिम पंक्ति में थे। उन्होंने कहा, यहाँ की चिंता मत करिएगा, चैन से रहिए, बेटा बहू की सेवा कीजिए और करवाइए। मोहन बाबू एक शिकायती नज़र से हरि किशोर बाबू की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हों, आखिर आपने मुझे अपने पद से डिगा ही दिया। एक दिन पहले ही 2-4 लोगों के बीच उन्होंने अपनी पुनरावृत्त योजना रखी थी। मैं 30 वर्षों के शिक्षीय जीवन से अब अवकाश प्राप्त हुआ हूँ। यह अवकाश संसारिक जीवन का विराम स्थल भी है। अब मैं नहीं कोलू का बैल बनने वाला, मैं कट्टर सनातनी हूँ। जीवन की चारों अवस्थाओं को शास्त्रों में निर्धारित 4 आश्रमों के अनुसार ही काटना है। अब वानप्रस्थ की ओर बढ़ना है। यह घर गृहस्थी, बाल बच्चे, उनकी समस्याएं सब माया मोह के बंधन है। मैं तो किसी आश्रम में जाकर पिछले 30 वर्षों से ऐसा ही कुछ कनकलता को भी सुनाते आए थे। दोनों लड़कियों शीला, रीता और बेटे अनिल की शादी के बाद उन्होंने कनकलता से कहा था, बस अब घर गृहस्थी छोड़ो, 10 बीघा जमीन है, अनिल चाहे तो रखे चाहे तो बेचे।
हम दोनों तो हरिद्वार चलकर रहेंगे, बची हुई जिंदगी वहीं गंगा के चरणों में काटेंगे। पता नहीं क्यों लोग बुढ़ापे में भी परिवार में उलझकर नरक की जिंदगी काटते रहते हैं। कनकलता के लिए पति का सुझाव कोई नया नहीं था। ऐसा भी नहीं कि बीती हुई जिंदगी पति के विरोध में कटी हो। दरअसल उसे घर गृहस्थी और बच्चों की चिंता से अलग थलग कर जिंदगी को देखने की फुर्सत हो तो उसकी योजना बनाए। दिल्ली पहुंचकर माँ बेटे के मिलन की बेकरारी की लाश पर उग आए उल्लास उमंग की गर्माहट माप नहीं पाए थे मोहन बाबू। बेटा बहू हर पल उनकी दिनचर्या को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे। उनकी पसंद नापसंद, रुचि अरुचि का ध्यान रखते बच्चे अपनी इच्छा अनिच्छा को तिरोहित करते जा रहे थे। तिरोहित हो रही अपनी सुविधाओं से भी एक विशेष आनंद की अनुभूति से ओतप्रोत थे। कनकलता के मनोभाव का कहना ही क्या, मानो मनचाही जिंदगी मिल गई हो। अनिल के जन्म पर उसे मातृत्व के महत्व का कहाँ भान हुआ था। अपने बच्चों के पालन पोषण में कटी जिंदगी ने भी मातृत्व की अनुभूति नहीं होने दी थी। पोते के जन्म पर उसे लगा कि वह पहली बार माँ बनी है। मोहन बाबू के खानदान के नए कोपल को निरखती उसके अंग प्रत्यंगों में कभी अपने ददिया ससुर, कभी मोहन बाबू, तो कभी अनिल की छवि को सहलाती अपनी गोद में संपूर्ण वंश वृक्ष को उतार लेने की उपलब्धि पर फूली न समा रही थी कनकलता। नन्ही सी जान की सेवा करती न जाने उसके दादा परदादा की कितनी कहानियां सुनाती रहती। पर मोहन बाबू बिल्कुल अलग थलग, अनछुए अनभीगे, अपने में मस्त, निर्लिप्त भाव लिए अपनी अर्धांगिनी के क्रियाकलाप व व्यस्तताओं को कभी देखते कभी अनदेखी किए रहते। पोते के आगमन के उपरांत घर गृहस्थी के प्रति बढ़ती कनकलता की आसक्ति को बीच बीच में छेड़ते रहते। बहू और पोते की सेवा में अहर्निश लिप्त कनकलता पति की छेड़छाड़ की परवाह किए बगैर उन्हें भी अपने भावों में भिगोने के उद्देश्यों से पिचकारियां चलाती रहती। देखो तो इसकी उंगलियां बिल्कुल तुम्हारी तरह है न, और नाक तो तुम्हारे पिताजी की ही है, और आंखें देखो है ना अनिल की। ऐसा ही था ना अनिल 30 वर्ष पूर्व। तुम्हारी माताजी को कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी इसे पालने पोसने में। सच उनकी साड़ी तो कभी सूखती ही नहीं थी, मेरी गोद में कहाँ देती थी, बस दूध पिलाने भर के लिए मैं माँ थी। याद है ना तुम्हें? माँ तो मैं अब बनी हूँ, और तुम ही कहाँ पिता बने थे? कभी हाथ भी लगाया था अनिल को? दरवाजे पर पिताजी से खिलाते रहते। एक बार उनके सामने तुम्हें बाबूजी कह गया था। कैसे शर्मा गए थे तुम। मोहन बाबू कहाँ भीगने वाले थे, न बेटा बहू की सेवा से, न नैसर्गिक सुख में डूबी पत्नी के मन से उड़ते छींटों से, और न उनकी रुचि अरुचि का ध्यान रखती बहू की सेवा से। यह भी कनकलता की कला थी, उसने बहू को सब सिखा दिया था। मोहन बाबू की चाहत अनचाहत नाज नखरे। उस दिन कनकलता की गोद में मुन्ना ने शौच कर दिया। उसे संभालने में कनकलता के दोनों हाथ और साड़ी गंदी हो गई। उसने पास ही बैठे पति की निर्लिप्तता भंग की। एक जग पानी ले आना, मैं उठ भी नहीं सकती, मेरे दोनों गंदे हाथ, और मुन्ना को धुलवा दो। तुम मुन्ना को पकड़ लेना, फिर उठ पाऊंगी। जैसे कई दिनों बाद मोहन बाबू के मानस मंथन को किनारा मिल गया हो। मन ही मन बुदबुदाए, अब हद हो गई है, इस औरत के मायाजाल में नहीं फंस सकता, अभी चला जाऊंगा। उनके अंदर जाकर पानी लाने का इंतजार करती रही कनकलता। मुन्ना का चिल्लाना जारी था। उसने बहलाना चाहा, अभी दादाजी पानी लाते हैं, मुन्ना को धुलवाएंगे, फिर राजा बेटा बन जाएगा, फिर पाउडर लगाएंगे। बस आ गए दादाजी। दादाजी कहाँ आए, वे तो दूसरे दरवाजे से चले गए थे। सिद्धार्थ ने जवानी में ही गृह सुख से मुख मोड़ लिया था, तभी तो बोधी पाई। मोहन बाबू की तो 3/4 से अधिक जिंदगी बीत चुकी है, अब और कितना फंसना। बंधन मुक्त होकर निकल गए। कनकलता के इंतजार की अवधि लंबी हो गई। बेटा बहू को तसल्ली दिलाती, पोते को उसके दादा परदादा की कथा लोरियों में गाकर सुनाती। पति के सुखी होने की कामना करती कनकलता ने इंतजार करना भी छोड़ दिया। हरि किशोर जी किसी काम से दिल्ली आए थे। उन्होंने बड़ी दुखी मन से बताया, तुम लोगों के चले जाने पर बटाईदार भी मनमानी करने लगा है। मेरी सुनता कहाँ है। 2 बीघे में गेहूं लगाया था, इस साल फसल भी अच्छी हुई। तुम्हारे हिस्से का केवल 5 मन गेहूं दिया। आम के बगीचों में 5 पेड़ लदकर फले हैं। दिल्ली आते समय पूछने पर कहने लगा, कह दीजिएगा इस साल 10-5 टोकरे लगे हैं। स्थिर मना कनकलता ने हरिकिशोर जी को तसल्ली दिखाई। भाई साहब, बगीचा मेरे ददिया ससुर का लगवाया हुआ है, अब और कितने दिन फलते रहेंगे वे पेड़? बूढ़े हो गए, क्या उनके जीवन में संन्यास का विधान नहीं है? उसके प्रश्न के तेज से सिहर गए हरिकिशोर जी। उनकी सिहरन से भीग उठी कनकलता बोली, ददिया ससुर के दादा ने अपने घर आंगन में भी पेड़ लगाए थे न?
देखिए न, उनके वंश वृक्ष पर लगा नया फल। मैं तो इसे सींचने पालने पोसने में लगी हूँ। बस यह चलने भर लगे, फिर गांव जाऊंगी। फसल तो अगले साल भी लगेगी, संभाल लूंगी। पेड़ अगले साल भी फल देंगे, पर वंश वृक्ष पर तो कभी कभी फल लगते हैं न, इनकी देखरेख हो तो। हरिकिशोर जी का गला भर आया था। कनकलता के जीवन दर्शन ने अंतर्मन को छुआ था। बोले, संसार तुम्हारी जैसी माता बहनों से गतिमान है। हम पुरुष लोग तो जीवन की व्याख्या भर करते रहे हैं, आप लोग जीवन की रचना और रखरखाव में सदियों से लगी हो। धन्य हैं ये नारियां, ईश्वर की अनुपम देन, सृष्टि को अक्षुण्ण रखने में संलग्न। कनकलता अटक कर बोली, भाई साहब, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप एक बार हरिद्वार जाते। वहीं किसी आश्रम में मिलेंगे वे। मैं केवल सुनना चाहती हूँ कि वे सकुशल हैं। अनिल और बहू बहुत परेशान हैं। उनके घर छोड़ने का कारण अपने को मानकर दुखी हो रहे हैं, अपने को ही दोषी मानते हैं। थोड़ा विराम देकर बोली, सच तो यह है कि जब से उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, बच्चों के लिए मेरी ममता के वे भी हिस्सेदार हो गए हैं। जब तक मात्र पति थे, मेरी ओर से भी शिकवे शिकायतें थी। अब तो हर पल सोचती हूँ उनके मन और शरीर को कोई कष्ट न हो। मेरे लिए जैसा अनिल, वैसे ही वे। अनिल तो जवान है, कष्ट झेल लेगा। उनका शरीर। कनकलता की आंखें गीली हो आई। हरिकिशोर जी ने शास्त्रों में नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन पढ़ा था। साक्षात मातृत्व का दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें। बाबा, बाबा के ततुल्य स्वर ने दोनों को चौंकाया। उसके बाबा की बात हो रही थी तो बीच में बैठा वह क्यों चूकता, और उसने तो अभी केवल बाबा कहना सीखा है। कनकलता मुन्ना को गोद में उठाकर बहलाने लगी। हाँ मेरा राजा बेटा, बाबा बाबा आएंगे। मुन्ना को कंधे पर बैठाकर बाजार ले जाएंगे, चीज खरीद कर देंगे, फिर बड़ा होकर उनकी लाठी बनेगा मेरा राजा बेटा। हाँ हाँ बाबा। मुन्ना क्या समझे कनकलता के भाव। हरिकिशोर जी अवश्य डूब गए थे कनकलता की आंखों के कोरों पर छलकाए जल में। कनकलता ने बड़ी सावधानी से उस जल को बूंद बनने से रोक लिया। हरिकिशोर जी ने स्वर धीमा कर पूछा, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? दिन भर बच्चा की देखभाल करते थक जाती होंगी। अरे भाई साहब, आपके भी पोते पोती हैं, कभी उनके साथ खेलते दिन बिताकर देखिए, समय भी कटेगा और नई स्फूर्ति भी मिलेगी। ये तो भगवान के स्वरूप हैं। कौशल्या का रामलला, यशोदा के कान्हा, ये सब कहाँ थकने देते हैं, उल्टे थकान हरते रहते हैं। हरिकिशोर जी खो ही गए थे अपने अतीत में। पिछले वर्ष जब बीमार पड़े थे, एक वैद्य जी ने उन्हें सलाह दी थी, घर में पोते पोती है ना, उनके साथ खेला करो। दवा की जगह खेलने का सुझाव हरिकिशोर सिंह को बड़ा अटपटा लगा था, पर आज कनकलता के चेहरे पर तेराई लालिमा में उस सुझाव का जीवंत रूप देख अभिभूत हो रहे थे। दिन बीतते गए। मुन्ना दादी को ही मामा कहने लगा, उंगली पकड़कर चलने लगा। सहारे के बिना खड़ा होने चलने की शुरुआत कर दी। कनकलता को अब अपनी खानदानी जमीन जायदाद, पुश्तैनी भूमि पर बने घर की याद सताने लगी। उसने एक दिन अनिल से कहा, बेटा अब मैं गांव लौटना चाहती हूँ, वहाँ भी सब देखना भालना होगा ने। माँ, लेकिन वहाँ तुम अकेले कैसे? बेटा, गांव में कोई अकेला नहीं होता। मेरे जाते ही आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, और आदमी तो अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। फिर घर में रहते हुए जाने की तैयारी भी करते रहना पड़ता है। अनिल ने कहा, ऐसा करते हैं, 1 महीना की छुट्टी लेकर हम सब गांव चलते हैं। खेती बाड़ी घर द्वार की व्यवस्था करके सब यहीं लौट आएंगे। फिर मैं 6 महीने पर गांव जाया करूंगा। तुम्हें अब अकेले नहीं छोड़ूंगा। नहीं रे, जिंदा रहने के लिए मुझे गांव में कुछ दिन रहना ही पड़ेगा। मैं ही 6 महीने में आ जाया करूंगी। लेकिन मुन्ना के बिना तुम्हारा जी लग जाएगा बेटा। संसार में मोह माया से कभी तो मुक्त होना ही होगा। वहाँ भी आसपास में बच्चे हैं, गरीब हुए तो क्या, हैं तो भगवान के ही रूप। वे सब दिन भर घेरे रहते हैं, चीनी या गुड़ की छोटी गोलियों से ही खुश। कहानी सुनने की गरज से छोटे हाथों से मेरे बड़े काम कर देते हैं। तुम्हारे यहाँ आने की बात बताती थी तो बेसब्री से पूछते थे, फिर कब आएंगे? मैंने उन्हें ढाढ़स बधाया था, जल्दी लौटूंगी। तुम्हारे यहाँ ज़रूरत थी, आ गई। अब उन्हें मेरा इंतज़ार होगा। वहाँ जाने दो। मनुष्य वहीं जाए जहाँ उसकी ज़रूरत हो, तभी तक ठहरे जब तक ठहराव उपयोगी हो, वरना बोझ बन जाए। अनिल निर्निमेष माँ के चेहरे की झुर्रियों से
झरते ज्ञान में डूब रहा था, जहाँ जीवन दर्शन, गीता दर्शन उतर आए थे। छठी सातवीं तक पढ़ी उसकी माँ ने कभी गीता और उपनिषद को हाथ भी न लगाया था। वह तो मात्र उन ग्रंथों के आदर्शों को जीती भोगती रही है। बोला, ठीक है माँ, मैं अगले सप्ताह की छुट्टी ले लेता हूँ। मुझे भी गांव गए बहुत दिन हो गए हैं। कनकलता के मानस में अब गांव घर, पुश्तैनी खेत खलियान और बगीचे थे, जिसकी देखभाल में और लालन पालन में अपने बच्चों और मुन्ना की तुलना में उसने किसी मायने में कोताही नहीं बरती थी। उसके जीवन में सवाल केवल समय की प्राथमिकता का था। जिंदगी के बीते दिनों के जोड़ घटाव, परिवारजनों के सहयोग के गुणनफल निकालना उसका मानसपति की निर्लिप्तता में आकर उलझ जाता था। धूल धूसरित पांव लिए मुन्ना आकर गोद में बैठ गया। थोड़ी देर खेलती रही उससे। वह समझे न समझे उसे अपने गांव जाने की बात सुनाती रही। उसे खिलौने में उलझाकर बाथरूम चली गई। मुन्ना सोफे से नीचे गिर गया था, चिल्लाने लगा। वह कैसे बाहर निकले? और कुछ ही क्षणों में मुन्ना का रोना बंद हो गया। उसे अचंभा और भय हुआ। दरवाजा खुला रह गया था। कहीं कोई बाहरी आकर झटपट बाहर निकल आई। मुन्ना वहां था ही नहीं। कहीं आया तो सब्जी लेकर नहीं लौट आई। मुन्ना, मुन्ना चिल्लाती 2 कमरे के घर का कोना कोना छान डाला। बाहर निकल गई। सामने सड़क के पार पार्क में एक पेड़ के नीचे गंदे कुचैले गेरुआ वस्त्रधारी, जटाजूट बढ़ाए हुए कोई अनजान आदमी मुन्ना को उछाल रहा था। कनकलता दौड़ती हाँफती उस तक पहुंची। उस व्यक्ति ने मुन्ना को ज्यों ही कलेजे से चिपकाया, पीछे से कनकलता झपट पड़ी। कौन हो तुम? चोर उचक्का, बच्चा चुराता है? थम गई कनकलता। भाव थम गए। आंखें तो वही थी, चीर परिचित। भाव बदल गए थे। उन आंखों को थामे चेहरे का हुलिया बदल गया था। मोहन बाबू कनकलता से नजर न मिला पाए, पर उनकी आंखों के कोरों में छलक आए जल की गहराई मापने में कनकलता को एक क्षण का भी समय नहीं लगा। समय को बांधने की व्यग्रता थी। उसके 30 वर्षों के प्रयास को सार्थक बनाता समय, पत्नी से गुरु की गुरुता प्रदान करता समय, न शिकवा न शिकायत, बिना किसी आग्रह के आगे बढ़ी कनकलता। मुन्ना को थामे हुए मोहन बाबू अनुगामी बन गए। कनकलता पानी ले आई। हारे थके मोहन बाबू को स्नान ध्यान से भी पहले उन्हें कनकलता को अपनी सुनाने की पड़ी थी। पहले सुनो तो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, पहले नहा धोकर कपड़े बदलो। कपड़े बदल गए थे। सफ़ेद लंबी दाढ़ी बच गई थी। खाने की मेज पर खाना परोसकर बैठने से पहले कनकलता ने आया से कहा, थोड़ी देर के लिए मुन्ना को बाहर ले जाओ, ये खाना खा ले फिर। नहीं नहीं, उसे भी यहीं बैठने दो। मोहन बाबू ने मुन्ना को भी अपने थाली के सामने मेज पर बैठा लिया और मुन्ना के मुंह में बाबा की बंधी उंगलियों और बाबा के मुंह में मुन्ना की बिखरी उंगलियों से अन्न के दाने गिरते रहे। मोहन बाबू ने पोते को सुनाना प्रारंभ किया। अरे मुन्ना, क्या सुनाऊं तुम्हें। 1 वर्ष दर दर भटकता रहा, मंदिर मंदिर, आश्रम आश्रम। जहाँ गया मुझे नया समझा गया। मेरे नाज नखरे, मेरी सही गलत आदतों की किसी को चिंता नहीं। एक साधु ने कहा, ये जाओ कुंभ से पानी ले आओ। दूसरे मठाधीश ने कहा, नए आए हो ना, तुम्हें यहाँ की रीति नहीं मालूम तो सुन लो। भोजन कक्ष में रहना है, सबको भोजन करा के स्वयं करना है, फिर रात्रि को बड़े महात्मा जी के पांव दबाने हैं, सुबह जल्दी उठकर। अब खाओ भी, आधा घंटा बीत गया है। झटपट थाली साफ कर दी मोहन बाबू ने। थोड़ा और प्रसाद मिलेगा? हाथ में प्लेट उठाकर बोले थे मोहन बाबू। और फिर तो पूछ पूछ भर भर खिलाया कनकलता ने। खाने और खिलाने वाले दोनों की जी भर गए। फिर कथा वाचन। अपनी कथा सुनाते न थक रहे थे मोहन बाबू। शाम को लौटे बहू बेटे की खुशी के क्या कहने। अनिल ने कहा, पिताजी, मैंने छुट्टी ले ली है, कल माँ को छोड़ने गांव जा रहा हूँ, आप यहीं रुकिए। न तुम न तुम्हारी माँ, मैं जाऊँगा गांव। खेत खलियान और बगीचे की व्यवस्था कर वापस आ जाऊँगा। यहीं रहूँगा तुम लोगों के साथ। लेकिन 2-4 दिन खा पी लेने तो दो, पोते के साथ खेल तो लेने दो। कनकलता ने पति के निर्णय में बहू बेटा को जी भरकर आनंद लेने दिया। फिर बोली, नहीं, अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं। खेती बाड़ी के संग अपना और भी बहुत कुछ है गांव में। हम जोलियों को कैसे छोड़ें? 2-4 महीने में हम ही आते रहेंगे, और जब हाथ पैर थक जाएं, फिर तो। माँ। अनिल फिर भीग गया था माँ के व्यवहारिक ज्ञान सागर में। मोहन बाबू का क्या, उन्हें तो बस अब वही करना है जो कनकलता कहेगी।
और उसने कब मना किया है उन्हें घर में रहकर वैरागी बनने से।